Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द फर्स्ट वन इज A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो कि 1950 का जजमेंट था. इसका बैकग्राउंड पहले हम लोग जानते हैं केस में हुआ क्या. सो सबसे पहले नाउ इमेजिन अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, उनको डिटेन कर लिया जाए बिना किसी वैलिड रीजन के. ये जस्टिफिएबल होगा? नहीं ना. सेम थिंग हुआ था A.K. गोपालन के साथ जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनको डिटेन किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 के तहत. तो इन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की हेबियस कॉर्पस की कि इनका जो डिटेंशन है वो इलीगल है अंडर आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22. लाइक राइट टू मूव, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, इन सब का वायलेशन हो रहा है. साथ ही साथ इसमें कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो नहीं हुआ. तो एक और बात, यहाँ पे आर्टिकल 32 है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कभी भी रिट फाइल करेंगे तो अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में फाइल करेंगे रिट पिटीशन तो अंडर आर्टिकल 226. यही है. तो इस पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22. और साथ ही साथ ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो कर रहा है. मतलब कि जब A.K. गोपालन को डिटेन किया गया था तो उस टाइम डिटेन करने का रीजन बताया गया था कि क्यों डिटेन किया गया. साथ ही साथ उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया 24 आवर्स के अंदर में. साथ ही साथ लॉयर को हायर करने का उन्हें मौका दिया गया. तो ये सारे चीज से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ और उनका किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन यहाँ पे नहीं हुआ. यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी. मतलब कि आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में. यही था. तो यहाँ पे दो वर्ड था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब हम जानते हैं कि ये होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो कि लेस स्कोप की बात करता, लाइक नैरो इंटरप्रिटेशन, वेयर एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि ये लार्ज स्कोप वाइडर इंटरप्रिटेशन की बात करता है. ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वेयर एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट है. ये जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ करेक्ट प्रोसेस के लिए है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करता है लॉ को. तो ऐसे कि लॉ जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में कि लॉ जो कि सही है गलत है ये चेक करने का पावर जुडिशरी को, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में हो गया. वेयर एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि जुडिशरी के पास पावर है कि लॉ को चेक कर सके, लॉ सही तरीके से बना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन साथ ही साथ बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, नेचुरल जस्टिस के ऊपर है कि नहीं. यही चीज है. इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. मान लो मेरे घर में 4 गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे बोला गया कि 4 गेस्ट आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है. ठीक है. तो इसमें मुझे कुछ इंग्रेडिएंट दे दिए गए, साथ ही साथ एक रेसिपी बुक दे दी गई कि उसमें जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वो सारा तरीका देख के सेम टू सेम मुझे खाना बनाना है. तो जैसे जैसे लिखा है सेम सेम बनाना है. तो प्रोसीजर जैसे दे रखा है वैसे बनाना है. तो सेम चीज है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में, जो तरीका दे रखा है सेम सेम उसी पे करना है. वेयर एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि उसका एग्जाम्पल है कि वही 4 गेस्ट आ रहे थे, ठीक है, लेकिन उसमें पता चलता है कि एक जो गेस्ट है वो डायबिटिक पेशेंट है. तो मुझे जब खाना बनाऊंगी तो मुझे उस डायबिटिक पेशेंट का भी ख्याल करके खाना बनाना, लाइक शुगर फ्री खाना बनाना होगा या जो भी. तो वो हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का. हाँ, अब इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं. अभी भी अगर समझ नहीं आया तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में देखा जाता है कि लॉ बनाते वक्त और इम्प्लीमेंट करते वक्त प्रोसीजर फॉलो किया था कि नहीं. मतलब बनाते टाइम और इम्प्लीमेंट करते टाइम प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वही प्रोसीजर जस्ट एंड फेयर था कि नहीं वो भी चेक किया जाएगा. यही था दोनों में डिफरेंस, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो द नेक्स्ट केस इज रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि रोमेश थापर एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि एक मैगजीन को रन करते थे. क्रॉस रोड मैगजीन इनकी थी जो कि सर्कुलेट होती थी मद्रास में, जिसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज करते थे. मतलब कि नेहरू जो उस टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर थे उनको बहुत ज़्यादा नेहरू की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। तो अब मैगजीन में इतना ज़्यादा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो टारगेट पे तो आएगा ना। तो मद्रास गवर्नमेंट ना उस मैगजीन को प्रोहिबिट करने के, सर्कुलेशन को प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट लाती है, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, जिसमें इनकी जो मैगजीन के सर्कुलेशन है उसको प्रोहिबिट किया जाता है बाय यूजिंग करके सेक्शन 9(1)(a) के तहत। तो इसमें ये जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं केस पिटीशन। तो इनको इसमें कहा जाता है पिटिशनर वॉज टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसमें जजमेंट क्या आया कि पिटिशनर जो होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है बिना हाई कोर्ट जाए। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि पहले हम लोग लोअर कोर्ट जाते, वहां से अपील होती, फिर हायर कोर्ट, वहां से अपील करके फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे प्रोसीजर होता है जनरली। लेकिन इसमें कहा गया जजमेंट कि पिटिशनर ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है बिना हाई कोर्ट जाए या लोअर कोर्ट जाए। पिटिशनर वो इंसान जिसका कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स या कुछ भी मतलब उसके साथ गलत हुआ, तो वो कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करता है, सूट फाइल करता है, दैट पर्सन इज नोन एज पिटिशनर। और उसके साथ दूसरी बात जजमेंट में कही कि सेक्शन 9(1)(a) जो है वो वायलेशन कर रहा है 19(1) सब क्लॉज ए का। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) वो इंक्लूड करता है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडिया, कि हम अपने आइडिया को प्रोपगेट करें और उसको हमको सर्कुलेट करने की भी पूरी स्वतंत्रता है। यही तीन चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही। फर्स्ट की पिटिशनर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, सेक्शन 9(1)(a) जो कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का है वो वायलेशन करता है आर्टिकल 19(1)(a, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडिया, और उसको उस आइडिया को सर्कुलेट करने की भी फ्रीडम पूरी है। यही चीज इस केस में कही गई थी। मतलब कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन फ्रेंडली जजमेंट दिया, मतलब कि पिटिशनर के फेवर में दिया। ठीक है, जैसे कि ए.के. गोपालन के केस में क्या था कि वो अगेंस्ट में जजमेंट था, लेकिन रोमेश थापर के केस में इसके फेवर में जजमेंट दिया गया। उसके बाद से थर्ड केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है। तो क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद ना गवर्नमेंट ना बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाई कि ज्यादा से ज्यादा जमीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए। तो जमींदार अबोलिश एक्ट भी आया जिससे कि जमींदार को अबोलिश किया गया, उनकी जमीन लेने की बात की कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में है। इसके लिए तो कुछ जो जमींदार थे वो हाई कोर्ट अप्रोच किए तो लैंड रिफॉर्म्स और लॉ की उनकी जो है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट इस चीज में वही की वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है, तो इन सबको के मतलब फेवर में जजमेंट देती है। तो ऐसे करते करते गवर्नमेंट के हाथ से तो सब यही हो रहा था कि जितने जमींदार थे वो जा रहे थे कोर्ट में और कोर्ट फेवर में फैसला दे रही थी, क्योंकि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट पास करती है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 में, जिसमें इंसर्ट किया जाता है आर्टिकल 31A और 31B को। जैसे कि आर्टिकल 31B को 9th शेड्यूल में डाला जाता है, तो 9th शेड्यूल में जब किसी लॉ को ऐड किया जाता है तो फिर उस पर किसी भी तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको अबोलिश नहीं कर सकती है। यही चीज इसमें कहा गया। तो शंकरी प्रसाद का केस जो कि लैंड को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसके लिए लाया गया था आर्टिकल 31AB फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो ये गवर्नमेंट के फेवर में ये जजमेंट आता है ताकि लैंड रिफॉर्म चलता रहे, ज्यादा से ज्यादा लैंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। ये जो केस था फर्स्ट अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। तो 368 के तहत पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है। तो इसमें ये चीज ऑल्सो इंक्लूड की गई थी कि पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट भी हो सकता है, कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 31A और B जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं करता है, ये चीज कही गई। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 1950 का था उसको वैलिड करार दिया गया। यही चीज थी इस केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951 का ये जजमेंट था।
उसके बाद से है नेक्स्ट केस बेरूबारी यूनियन केस, 1960 का केस था। तो बेरूबारी एक विलेज था जो कि पाकिस्तान क्लेम करता था। तो नेहरू और नून मीन्स की जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ एक्सचेंज करने के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ तो इसमें आर्टिकल 3 के अंदर मतलब कि पावर है कि टेरिटरी को चेंज कर सकते, नाम बदल सकते, इन सब का पावर है। लेकिन पावर, ये इतना बड़ा पावर अंडर आर्टिकल 3 में भी नहीं है कि किसी भी इंडिया की टेरिटरी को मतलब लैंड को वो किसी अदर नेशन को ट्रांसफर कर सके। यही चीज है कि दिस केस इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री पावर की ट्रांसफर कर सकती थी टेरिटरी ऑफ बेरूबारी पाकिस्तान को कि नहीं। तो इसमें आर्टिकल 3 को डिटेल में देखा गया, एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और पता चला कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो इसके लिए कि मतलब उसके पास इतना पावर ही नहीं है कि वो एक्सचेंज कर सके, पावर लैंड जो है बेरूबारी टेरिटरी वो पाकिस्तान को दे सके। तो इसके लिए 9th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, और इस एग्रीमेंट का नाम था नेहरू नून एग्रीमेंट। मतलब जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक और बात कही थी जो कि ज्यादा तो नहीं, मतलब इस केस से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, देयरफॉर पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकती है। यही था। उसके बाद से है नेक्स्ट केस इज आईसी गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, 1967 का ये जजमेंट है जिसमें गोलकनाथ के पास बहुत सारी जमीन थी, लाइक 500 एकड़ ऑफ लैंड थी। तो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ जमीन रख के सारी जमीन जो है वो स्टेट को दे दीजिए। ये जो था इसको चैलेंज किया, 17 अमेंडमेंट वाज प्लेस्ड इन पंजाब एक्ट ऑफ 9 शेड्यूल। तो इसके लिए इसने 7 अमेंडमेंट आया और इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। तो 9 शेड्यूल में कोई भी चीज जाएगा तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने शंकरी प्रसाद के केस में ही देखा था कि 9 शेड्यूल में उसको इंटर कर दिया गया, उसके बाद से वो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, इसलिए 17 अमेंडमेंट को 9 शेड्यूल में प्लेस कर दिया। तो इसी चीज के लिए गोलकनाथ ने 17th अमेंडमेंट को ही चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें और ये जो था वो कॉन्ट्ररी था शंकरी प्रसाद केस में। जैसे कि शंकरी प्रसाद में कहा गया था कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटिटी, अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो वो अंडर आर्टिकल 3 के में आएगा, इज अ ऑर्डिनरी लॉ बनेगा अंडर आर्टिकल 13। और इसमें एक और इशू इन्वॉल्व हुआ, वेदर द अमेंडमेंट इज लॉ, कि ये जो अमेंडमेंट होगा वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13, वेदर फंडामेंटल राइट अमेंड और नॉट, ये चीज क्वेश्चन रेज हुआ। तो यही हुआ कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। शंकरी प्रसाद में बोला था कि कर सकता है अमेंडमेंट, इसमें इसी जजमेंट को, शंकरी प्रसाद वाले जजमेंट को बदल दिया गया। यही था। उसके बाद से है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है 1973 का, जिसे 13 जजेस बेंच ने सुनाया था। मतलब 13 जजेस ने इस पे जजमेंट दी थी। केशव नंदा भारती वॉज द हेड ऑफ इडनीर माथा के वो हेड थे। उसको चैलेंज द केरला गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स अंडर द 2 लैंड्स रिफॉर्म इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो उनकी जो मैनेजमेंट प्रॉपर्टी थी ना, उस पे मैनेजमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू द डिसीजन ऑफ गोलकनाथ केस, गोलकनाथ के केस को रिव्यू किया और हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को भी वो अमेंड कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। वो अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर को बस हार्म नहीं करना वरना अमेंड किया जा सकता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका मीनिंग वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लाइक
एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया जो कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसको अमेंडमेंट के तौर पे चेंज नहीं करा जा सकता, ये कोर स्ट्रक्चर है। यही चीज कही गई थी केशव नंदा भारती केस में कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने का पावर